समुंदर तले दबी ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये कभी ऐसी दिखती थी जिसको RMS टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था। ये शिप अपनी पहली ही यात्रा में करीब 2200 लोगों के साथ निकली तो सही, पर अपने मंजिल पे केवल 705 ही लोगों को पहुंचा पाई। ऐसा क्या हुआ इस शिप के साथ, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्या हुआ इस शिप के साथ और उन 1500 यात्रियों के साथ जिसकी हालत ऐसे से ऐसी हो गई और आज तक ये कभी समुंदर से बाहर निकल ही नहीं सकी। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, तो चलिए लेके चलते हैं आपको एक ऐतिहासिक सफ़र में। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते। ये जहाज 31 मई 1911 को बनकर तैयार हुआ और उस दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आए थे। इसमें लगी हॉर्न की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसको अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसे सफ़र को जो हमेशा से सबके दिलों पे एक ऐसा असर छोड़ के गया जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। टाइटैनिक जहाज की बात करें तो उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, 269 मीटर लंबी और लगभग 53 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची। साथ ही इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। स्टेनलेस ग्लास की खिड़कियाँ और नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी, साथ में ना जाने क्या क्या। इस जहाज में जो सेफ्टी फीचर दिए गए थे, इस भरोसे से इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी जहाज और वो भी उस टाइम, इसे बनाया किसने? तो बता दें, इस जहाज को बनाया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने, जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे फिलिप A.S. फ्रैंकलिन। ये इस जहाज को लेके इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने ओपनली पब्लिक के सामने आके कहा कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। मतलब अगर इस जहाज में कोई दुर्घटना होती तब भी ये जहाज उसको झेल सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक फिर भी डूब गया और आज एक इतिहास बनकर रह गया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन, न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के 2 ही दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जहां से होकर ये जहाज़ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां आइस मौजूद है। आइस मतलब बर्फ के पहाड़। लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बिना जहाज की रफ्तार कम कराए जहाज को आगे बढ़ाए जा रहे थे। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912, यही वो दिन है या कहें आखिरी दिन, जब ये 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ पानी में समा जाएगा। इस दिन भी इस जहाज को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन इनको भी पूरी तरह से इग्नोर किया गया।
ये वार्निंग कुछ अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले सभी जहाज अपने आसपास गुजरने वाले सभी जहाज़ों को रेडियो वेव्स की तरह कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि इस एरिया में ये दिक्कत है, संभल के आगे बढ़ना। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने वे को 2 बार बदलती भी है, लेकिन घबराने वाली बात ये है कि ये अपने स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नोट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात भी हो जाती है। तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल 1912 इस रात चांद बाहर नहीं आया था और ये रात थी भी बहुत शांत, जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। बिना चांद के विजिबिलिटी बहुत कम होती है। जहाज के ऊपर एक क्राउज नेस्ट होता है, इसे आप लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां 2 क्रू मेंबर के बैठने की जगह बनाई जाती है, जो ऐसी ही अंधेरी रात में काम में लिया जाता है। यहाँ 2 क्रू मेंबर को बैठा कर रखा गया ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो उस पे नजर रख सके कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं या और कोई ऑब्स्ट्रक्शन। जो बंदा यहाँ इस जगह बैठता है उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तापमान यहाँ का काफ़ी कम होता है और रात में तो तापमान और नीचे गिर जाता है। रात के करीब 11:39 पे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस जगह बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़। जल्दी से 3 बार इमरजेंसी घंटे को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें, और साथ ही फोन भी करता है। चट्टान बिल्कुल सामने है, इस जहाज को जल्दी घुमाओ। ये सुनते ही जहाज के पायलट एक्शन में आए और सभी जहाज को मोड़ने की एक नाकाम कोशिश करने लगे, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर जहाज का राइट साइज का निचला हिस्सा उस बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। टकराव इतना भयानक था कि इसने जहाज के नीचे के प्लेट्स को चीर दिया और जिससे जहाज के दाएं साइड की 300 फीट की कीलें बाहर आ गई। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट्स सरक गई और पानी तेजी से जहाज के अंदर आने लगा। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसता चला गया। अब आप शायद सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, एक बर्फ का टुकड़ा या कहीं एक बर्फ का पहाड़ इतनी मोटी मेटल की प्लेट्स को कैसे काट सकता है। अपने फ्रिज में जमी बर्फ को यूज करोगे तो हाँ, वो मेटल नहीं काटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ एक बर्फ का पहाड़ था। कहा जाता है पानी में जो बर्फ ऊपरी सतह पर नजर आती है, एक्चुअली में कई गुना वो नीचे तक जमी होती है। अब आप इससे इसके वजन का अंदाजा लगाइए। अब कहने के लिए लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन जब एक कार हाई स्पीड में पेड़ से टकरा जाए तो क्या हाल होता है आप जान ही सकते हैं। तो सिमिलरली इस आइसबर्ग का वजन इतना ज़्यादा था कि उसने टाइटैनिक को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाई। ये होने के कुछ ही समय बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। स्मिथ कंप्लीटली शॉक्ड हो गए इस चीज को देखकर, क्योंकि इन्हें तो ये लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये कभी डूबेगा नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने देखा, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के सेफ्टी फीचर कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर की वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जहाज की मेन बॉडी होती है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर लगाई गई हैं इस जहाज में। अगर किसी कारण नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाता तो भी ये जहाज तैरता रहता। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के राइट साइड में हुआ था, तो वो जो पहला मेन सेफ्टी फीचर था, जो डबल बॉटम हल था, वो किसी काम नहीं आया।
क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना डेंजर था कि 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट ऑलरेडी भर गए थे। लिमिट 4 तक ही थी। 6 कंपार्टमेंट पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया जा सकेगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद यानी रात के करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो में, जिससे शायद जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो हमारे इस सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। हमारे सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और भेजते हैं जिससे कोई तो जहाज होगा जो सुन ले हमारे इस सिग्नल को। 20 मिनट बाद यानी 12:20 पे RMS कारपेथिया नाम का एक जहाज जो कि टाइटैनिक के पास मौजूद था, लकीली वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है, रेडियो पर ऑपरेटर से बात करता है और वो फाइनली अपने जहाज को मोड़ते हैं इस टाइटैनिक की ओर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जहाज पास तो था लेकिन इतना भी नहीं। ये जहाज 107 किलोमीटर दूर था, जो कि देखा जाए तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट इन शिप्स के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर ये शिप अपनी फुल स्पीड में भी चले तो लगभग 3.5 घंटे लग जाएंगे इसको टाइटैनिक के पास आते आते। अब सवाल ये है, क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक बचा रह सकता है? बाकी के क्रू मेंबर रॉकेट और फ्लेयर्स छोड़ते हैं हवा में कि कहीं कोई आसपास शिप होगी तो हमारे इस सिग्नल को देख लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को उतारा जाए लाइफ बोट्स की हेल्प से। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना चालू हुआ तो जहाज के 3rd क्लास के यात्री ऊपर आने लगे और धीरे धीरे अफरा तफरी मचने लगी। और 1st क्लास में बैठे लोगों को अब भी यही लग रहा था कि अरे कुछ नहीं हुआ, ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। आखिर जो कंपनी ने इतनी सारी एड्स निकाली थी, उन्होंने अपने एड्स में सिर्फ एक ही बात कही, अनसिंकेबल RMS टाइटैनिक। तो इसीलिए काफ़ी पैसेंजर बहुत रिलैक्स थे। इसी रीज़न से जब पहली लाइफ बोट्स जहाज से उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, बट उसमें सिर्फ 28 लोग ही थे। आधी लाइफ बोट खाली ही थी। रात के 1 बजे के करीब पानी इतना भर गया था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा जो बो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था जहाज का वो ऊपर उठ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना भयानक हुआ तो पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। कितने लोग तो अब भी नीचे के डेक में फंसे थे, क्योंकि वो 3rd क्लास के यात्री थे तो उन्हें बचाने की प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी। और कई दरवाजों को तो बंद कर दिया गया था जिससे लाइफ बोट्स के पास ज़्यादा लोग जमा ना हो। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी इस जहाज पर। सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी, लेकिन जहाज में 2200 लोग थे। इसका मतलब अगर 20 लाइफ बोट्स में अगर फुल कैपेसिटी में लोग बैठाते भी तो सिर्फ 1300 लोगों को बचाया जा सकता था। और जैसा हमने आपको बताया था कि पहली लाइफ बोट्स में केवल 28 लोग ही गए थे, बाद में लोग अपनी जगह बनाने के लिए ज़बरदस्ती लाइफ बोट्स में कूदने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच संगीत बजाने वाला एक दल अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाए जा रहे थे, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल को कुछ खुशी से बिता सकें। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले अनसिंकेबल जहाज टाइटैनिक को अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जान चली गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो आपकी कुछ ही देर में मौत हो जाएगी हाइपोथर्मिया की वजह से।
कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अंत तक अपने व्हील पर बने रहे थे और जहाज के साथ ही डूब गए। RMS कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है लगभग 3:30 बजे, करीब 1 घंटा लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो उस जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लोग लाइफ बोट्स में निकल गए थे, करीब 705 लोग, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। आपको एक बात जानकर काफी हैरानी होगी दोस्तों, इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद काफी इंक्वायरी बैठी, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन कराई गई, कई कंट्रोवर्सी हुई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसा लगेगा अगर हम आपको ये बताएं कि उस वक्त वहां एक और जहाज मौजूद था, टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर, जो जहाज टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर को बचाने के लिए। ये बात सच है दोस्तों। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से केवल 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन जहाज से ही भेजा गया था। उन्होंने कहा था, सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग हैं। उसके बाद करीब 11:15 के आसपास कैलिफोर्नियन जहाज का जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात में वहीं रुक गया था। वो रात में आगे नहीं चलना चाहता था। जहाज को रात के लिए रोक के रखा था और रेडियो टर्न ऑफ था। यही कारण था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल इस जहाज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों, ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर टाइटैनिक के ऊपरी डेक पे थे वो हॉरिजॉन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर ऑफिसर पैसेंजर को लाइफ बोट्स में बैठाने लग रहे थे तब एक पैसेंजर ने अपने साथी से कहा भी था, अरे यार वो सामने एक जहाज है तो सही, वो हमें ज़रूर बचाने आ जाएंगे। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स और फ्लेयर्स उड़ाए गए। रात के 12 बजे के बाद ये रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पे जो क्रू था उन्होंने आखिर देखा था उन फ्लेयर्स को टाइटैनिक से निकलते हुए। और तो और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था कि इस टाइटैनिक पे ऐसा फ्लेयर छोड़े जा रहे हैं, क्या ये कोई इमरजेंसी तो नहीं। लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उन्होंने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग सफ़र करते हैं, उनकी पार्टी चल रही होगी। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो सिग्नल ऑन होता या कैप्टन ने उन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियस लिया होता तो सोचिए टाइटैनिक पे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब जब सुबह ये अपना रेडियो ऑन करते हैं तब इनके पास SOS कॉल पहुंचती है। फिर जब ये वहां पहुंचते हैं तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक पूरी तरह से 1517 लोगों की जिंदगी लेके समुद्र में समा गया था। कैप्टन स्टैनली लॉर्ड के पीछे काफ़ी इंक्वायरी भी की गई, लेकिन वही है ना दोस्तों, इतने बड़े हादसे के पीछे केवल एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं दिया जा सकता। जैसे लाइफ बोट्स, सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी। कम विजिबिलिटी होने के बावजूद टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया गया। इस घटना के बाद बहुत से ऐसे नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए सरकार के द्वारा ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसे को रोका जा सके। टाइटैनिक का जो मलबा था, यानी जहां टाइटैनिक डूबा, उसे नीचे ढूंढने में 70 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। सितंबर 1985 में इसे पहली बार देखा गया। समुद्र के लगभग 3800 मीटर नीचे, यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसका मलबा पाया गया। देखिए, जब ये टाइटैनिक मिला तो ये किस रूप में मिला। टाइटैनिक के मलबा के ऊपर हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आपने हमारी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसे भी जाकर देखिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।